ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ध्यान देना। हाँ, पेज नंबर 43 पे अपना टॉपिक है, चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट है, दैट इज इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अलग अलग टाइप के शेयर्स और सिक्योरिटीज जो ऑफर की जाती है, जैसे डीवीआर वाले शेयर्स की बात हो रही है, बोनस शेयर्स बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उनके बारे में डिटेल्स यहाँ पे पूरे चैप्टर में दे रखी है। स्वेट इक्विटी है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज आर इशूड बाय अ कंपनी, उसकी सारी डिटेल्स आपको समझाइए। तो हमें टॉपिक वाइज चलना है, हर एक टॉपिक में कोई डिफरेंट एग्जाम्पल की बात होगी। सबसे पहला जो केस है वो सेक्शन नंबर भी 43 है, एंड दैट इज इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डीवीआर शेयर्स इसको शॉर्ट में बोला जाता है। अपने उस दिन टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था, ये एक्जैक्टली वही केस है। तो मैंने उस दिन आपको स्टोरी पूरी समझाई दी थी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में होता क्या है। एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हमने यहाँ पे देखा कि जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स है उसके बदले डीवीआर वाले जो इक्विटी शेयर्स हैं, प्रोडक्ट वही है लेकिन फीचर्स थोड़े बहुत कम है, उसके बदले प्राइस में वेरिएशन आ जाता है। तो सेम प्रोडक्ट के जो वेरिएंट होते हैं उसमें से एक ये वेरिएंट है, दैट इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इसलिए डीवीआर बोल रहे हैं। तो आपको जो वोटिंग राइट्स मिलते हैं एक शेयर्स के साथ, वो शेयर के अंदर थोड़ा वोटिंग राइट कट डाउन कर देंगे। वो आपको ये बोल रहे हैं कि काम करो, आप वोटिंग राइट सरेंडर कर दो, उसके बदले प्राइस में थोड़ा सा डिस्काउंट ले लो। तो जो शेयर हम 500 रुपए का बेच रहे हैं, हम आपको 200 रुपए में दे देंगे। आप बोले तो फायदा है, 300 रुपए का बेनिफिट हो गया सीधा। सेम कंपनी सेम शेयर्स लेकिन प्राइस में डिस्काउंट, लेकिन वो डिस्काउंट के बदले आपका एक राइट आपसे छीन रहे हैं कि आपको वोटिंग राइट नहीं देंगे। नॉर्मली हर इक्विटी शेयर में इन्वेस्टर को वोटिंग राइट मिलता है, डीवीआर शेयर में वोटिंग राइट्स या तो प्रोपोर्शनली कट डाउन हो जाते हैं या कंप्लीटली भी कट डाउन हो सकते हैं। ये जो है आपको एनालिसिस करना है कि भाई वोटिंग राइट सरेंडर करूं ना करूं। अगर आपको लगता है कि नहीं, एज एन इन्वेस्टर हमें वोटिंग राइट चाहिए और एजीएम में जाके हम हर साल वोट करते हैं, हर रिजोल्यूशन पे वोट फाइल करते हैं, तो फिर आप नॉर्मल शेयर खरीदो। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, स्मॉल क्वांटिटी में बाई करते हो, आप वोट वैसे भी नहीं देते हो, तो लगता है जो फीचर यूज ही नहीं करते उसके पैसे क्यों देने, ऐसे समझ लो, तो डीवीआर वाला ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। बहुत कम कंपनीज है जो इस टाइप के शेयर ऑफर कर रही है। टाटा मोटर्स एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, वही माइंड में रखोगे तो अच्छा है। आ गया समझ में। अब हमें यहाँ पे सेक्शन जो दे रखा है वो तो एक लाइन में खत्म हो गया, आप देख लो, तो फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, बस उतना ही सेक्शन है। वो स्टोरी तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे इतना सारा फिर एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं। तो जो कंपनीज एक्ट के साथ कंपनीज रूल्स आते हैं उसमें बाकी का प्रोसीजर दिया हुआ है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, डीवीआर शेयर अगर किसी कंपनी को इशू करने हैं तो उसको क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन रूल में दे रखी है। रूल और एक्ट में डिफरेंस हम देख चुके हैं। एक्ट को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, रूल्स को अमेंड करना हो तो वो एमसीए लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे हो सकता है, उसके लिए अपने पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। तो ये एक एडवांटेज रहता है, छोटे मोटे चेंजेस, प्रोसीजरल चेंजेस इजीली हो सकते हैं, दैट इज द प्लस पॉइंट। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो रूल है, दैट इज रूल नंबर 4 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। कंपनीज रूल्स 2014 में सब कैटेगरी बहुत सारी है, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर वाला है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स है, मैनेजरियल है, ये वो अलग अलग रूल्स है। उनमें से एक रूल है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स, और उसमें है रूल नंबर 4 जो अपने यहाँ पे कंटेंट पढ़ रहे हैं। अब रूल में जो प्रोसीजर है आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है, लेकिन पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एज इट इज लैंग्वेज लर्न करने का कोई बैरियर नहीं, जो उसमें पॉइंट्स है वो आप कवर कर लो। कहीं पे अगर प्रोसेस दे रखा है स्टेप वाइज तो आपको स्टेप वाइज लिखना है, अदरवाइज आप रैंडमली भी पॉइंट्स लिख सकते हो। लेकिन आंसर में जो लैंग्वेज है मीनिंग सेम निकलना चाहिए। आप अपना ग्रामर यूज करो, सेंटेंस फॉर्मेशन खुद से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो प्रेशर नहीं है। अब पॉइंट्स देखते जाते हैं, मैंने मेन वर्ड्स हाईलाइट भी किए हुए हैं, तो लास्ट डे रिवीजन में थोड़ा ईजी रहेगा। कंडीशंस क्या फुलफिल करनी है, कोई भी कंपनी जो डीवीआर शेयर ऑफर करना चाहती है, सबसे पहले तो उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इस टाइप के शेयर ऑफर कर सकती है। अगर अथॉरिटी नहीं है तो आर्टिकल्स को ऑल्टर करो, उसमें ये कंडीशन ऐड करो एंड देन आप ऑफर करो। बट बेसिक क्या है कि आर्टिकल्स में परमिशन होना जरूरी है कि हम चाहें तो डीवीआर शेयर ऑफर कर सकते हैं, अगर लिखा हुआ नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर, ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, ये ध्यान है ना, जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, ईजीएम जो अपने बोलते हैं, उसमें कोई भी प्रपोजल पास करना हो तो या तो सिंपल मेजोरिटी से होगा, मोर देन हाफ, या फिर 3/4 मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी को ऑर्डिनरी बोलते हैं, 3/4 मेजोरिटी को स्पेशल बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन बोला, ऑर्डिनरी। तो 51% मेंबर्स जो वोटिंग के लिए प्रेजेंट है उस दिन, उन्होंने हाँ बोल दी तो आप डीवीआर शेयर ऑफर कर सकते हो। तो ये भी कंप्लायंस रहेगा जो फुलफिल करना है। दूसरा, when the equity shares of a company are listed on a recognized stock exchange, RSE मतलब recognized stock exchange, the issue of such shares shall be approved by the shareholders through postal ballot। बोला अगर आपकी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो जो वोटिंग का मेथड होगा फॉर पासिंग दिस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, उसमें पोस्टल बैलेट सिस्टम यूज करना मैंडेटरी है। व्हाट इज एग्जैक्टली पोस्टल बैलेट, तो जो कंपनी में जब वोटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, तो पोस्टल बैलेट का मतलब ये है कि आप जो वोटिंग कर रहे हो वो सीक्रेट होगी, और प्लस आप घर पे बैठ के भी वोट कर सकते हो।
तो जो मेंबर्स मीटिंग में नहीं आए हैं वो भी अपना वोट रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट मतलब पोस्ट से आपको एक लेटर भेजेंगे, उसमें आप अपना वोट लिख के वापस उनको सेंड कर सकते हो। तो घर पे बैठ के वोट करने की फैसिलिटी है। आपको फिजिकली वहाँ पे उस मीटिंग में अगर प्रेजेंट नहीं भी रहना हो, स्टिल आपका वोट कंसिडर होगा। आया समझ में? दैट मेथड इज कॉल्ड पोस्टल बैलेट मेथड। तो किसने क्या वोट किया वो सीक्रेट भी रहेगा और घर बैठे भी वो वोट कर सकता है। अब पोस्टल बैलेट में एक और चीज उन्होंने टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ एड ऑन कर दी कि पोस्टल बैलेट में पहले ये होता था कंपनी लेटर भेजती थी और वो लेटर में आपको टिक करना होता था आपका वोट क्या है, फिर वो लेटर आप वापस से पोस्ट करते थे कंपनी के एड्रेस पे। आपको नहीं लगता आज के जमाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है? आज कौन पूरा लेटर वापस एक बार आया फिर वापस लेटर पोस्ट करने जाए? आजकल लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। पहले के टाइम पे लोग करते भी होंगे। तो अब इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज रिमोट ई वोटिंग। घर पे बैठ के इलेक्ट्रॉनिकली वोट करो, ईमेल आएगा, ईमेल पे लिंक होगा, लिंक में आपका यूजर आईडी पासवर्ड की डिटेल आपको आएगी, उसमें वो एंटर करो, अपना वोट सिलेक्ट करो, सबमिट करो। तो ऑनलाइन वोटिंग आप कर सकते हो, आपको फिजिकली कोई लेटर पोस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। समझ आ गया? तो दिस इज पोस्टल बैलेट बट विद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसको बोलते हैं रिमोट ई वोटिंग। रिमोट मतलब कहीं पे बैठ के वोट करो, ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो ये सिस्टम भी यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो जो कंपनीज के लिए पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, उस पोस्टल बैलेट वर्ड में रिमोट ई वोटिंग कंपलसरी इंक्लूड हो गया। तो आप इसको थ्रू भी वोट लोगे ना ऑनलाइन तो भी वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? ये समझ आ गया? और ये बहुत कॉमन है, कंपनीज यही करती है आजकल, कोई फिजिकल लेटर भेजता नहीं है। आप सोचो स्पीड पोस्ट का खर्चा कितना होगा, और एक शेयर होल्डर नहीं है, ऐसे हजारों शेयर होल्डर है, तो सबको लेटर भेजना मतलब लाखों रुपए का खर्चा तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर उसमें भी ऐसा होता था, कंपनीज क्या करती थी, जो लेटर आप उनको वापस पोस्ट करोगे, अब इन्वेस्टर सोचेगा मैं क्यों खर्चा करूं स्पीड पोस्ट का, एक तो इन्वेस्टर ऊपर से और पैसे दूं, तो वो लोग है ना उसको प्री स्टैम्प करके भेजते थे। अंदर जो लेटर होता था उस पर स्टैम्प भी कंपनी लगा के भेजती थी कि आप इसको सिर्फ पोस्ट कराना, आपको पैसा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो डबल खर्चा कंपनी के सिर पे ही था। तो ये सारी चीजें उन्होंने अब रिमोट ई वोटिंग में इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट कर दी, जहां पे सिर्फ ईमेल में एक लिंक भेजना है और सर्वर मैनेज करना है, फिजिकल पेपर वर्क नहीं करना। आ गया समझ में? तो ये पॉइंट रहेगा। तो जो नीचे अमेंडमेंट है ना, उसमें बात बोलिए, एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट मे बी ट्रांजेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब रिमोट ई वोटिंग। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन दे दिया तो फिर कंपनी यूज करे। नेक्स्ट सी पॉइंट है वो देखना, उसमें वो परसेंटेज चेंज हुआ है इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया, पहले कंडीशन अलग थी। यहाँ बोला है द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डीवीआर शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोल रहे हैं कि आपका जो टोटल इक्विटी कैपिटल है उसमें जो डीवीआर वाले शेयर्स है ना, वो डीवीआर वाले शेयर्स इस परसेंटेज से ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होने चाहिए। तो एक रेशियो होता है ना कि टोटल इक्विटी शेयर्स में डीवीआर वाले कितने, नॉर्मल वाले कितने, तो आप इसमें 74% तक उस कैटेगरी में जा सकते हो जहां आपकी इक्विटी का हिस्सा डीवीआर वाले शेयर्स के फॉर्म में होगा। और बाकी का जो होगा 26% और मोर, वो कौन सा होगा, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, जो जिसपे वोटिंग राइट आपको देना ही पड़ता है। तो डीवीआर शेयर्स का एक प्रपोर्शन यहाँ पे मैक्सिमम कैप फिक्स कर दिया कि टोटल कैपिटल में से कितना मैक्सिमम कैपिटल इस टाइप के शेयर्स के थ्रू इशू हो सकता है। बस ये रेशियो ध्यान रखना है, उससे ऊपर उसमें कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब जो डी पॉइंट है वो कट हो गया। पहले था कि भाई कंपनी का पिछले 3 साल का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वाला ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब लास्ट 3 ईयर्स में अगर किसी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है तो वो डीवीआर शेयर ऑफर नहीं कर सकती, ऐसा पहले था। बट अब पॉइंट हटा देने का मतलब ये है कि ऐसा आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो उसे आपको बताने के लिए मैंने वो पॉइंट को रखा है कि पहले था और अब अमेंड हो गया, तो एग्जाम में आपको लिखना नहीं वैसा। उसके बाद ई क्लॉज में कंप्लायंसेस, देखो ये है ना गिव एंड टेक होता है। आरओसी एमसीए ये बोलती है कि अगर आप कंपनी फ्रेम कर रहे हो तो आपको हमारी ये शर्तें माननी पड़ेंगी कि कंप्लायंस आपको टाइमली करना है। अगर आप कंप्लायंसेस नहीं करोगे तो फिर हम आपकी फैसिलिटीज जो है वो बंद कर देंगे। आपके साथ भी होता है ऐसा घर पे? छोटे होते तभी भी होता है ना, होमवर्क नहीं करोगे खेलने नहीं जाने देंगे। तो खेलने जाने के चक्कर में ना बच्चे होमवर्क कर लेते थे, बोले नहीं तो खेलने जाने को मिलेगा नहीं, घर पे बैठना पड़ेगा। और पनिशमेंट वही होती थी कि बाहर नहीं जाना है, होमवर्क नहीं करोगे जब तक, तब तक घर पे बैठो। तो उस चक्कर में अपना कंप्लायंस पूरा करते थे ताकि आपको जाने को मिले, अदरवाइज नहीं। अभी भी होता है ना कितनी बार, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा तो ये मिलेगा, नहीं आएगा तो जो है वो भी वापस ले लेंगे, ये सब चीजें होती है। तो वो क्या है, वो गिव एंड टेक वाली जो धमकी होती है ना, वो घर में चलती है, तभी अपने पढ़ाई करते हैं। मोबाइल फोन दिलाया घर वालों ने, जब नया नया फोन मिला होता था ना तब ये भी हथियार काम आता था। एग्जाम में रिजल्ट खराब है, इसका मोबाइल फोन ले लो, और मोबाइल फोन बचाने के चक्कर में अपन ने करियर भी बचा लिया अपना, नहीं तो फिर नहीं होता है ना ऐसा। ये सेम चीज यहाँ पे हो रही है। आरओसी वही ट्रिक यूज कर रही है, बचपन से आदत भी है आपको तो कंटिन्यू हो रहा है। जब तक कंप्लायंस फॉलो करोगे तब तक सारे फीचर्स अवेलेबल है। कंप्लायंस में डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया, सारी फैसिलिटी आपकी गई। तो यहाँ पे भी ये सेम चीज बोली। तो जिस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न सबमिट करने में
पिछले 3 साल में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, उसी कंपनी को डीवीआर शेयर्स ऑफर करने देंगे, अदरवाइज नहीं। तो लास्ट 3 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड में अगर कोई भी कंप्लायंस में डिफॉल्ट है तो आप डीवीआर शेयर्स ऑफर नहीं कर पाओगे और आपको वेट करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, ताकि आपका पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लियर दिखे, तभी आप ये ऑफर कर पाओगे। तो क्या होगा ना, इससे क्या होता है, हर कंपनी के माइंड में रहता है कि अगर हम अपने कंप्लायंसेस टाइमली कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। और ये ऐसी बात सिर्फ इस एक सेक्शन में नहीं लिखी, आगे 50 सेक्शन में लिखा हुआ है कि भाई ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा, ये काम नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं परेशान होते रहोगे। तो बेटर है कि आप अपने रिटर्न स्टेटमेंट्स आरओसी को टाइम टू टाइम आप सबमिट करते जाओ, उसमें डिफॉल्ट मत करना। क्लियर? ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट, अब देखो, एक डिफॉल्ट होता है कंप्लायंस का जो अपन ने बात की, एक डिफॉल्ट होता है पेमेंट का, लोगों के पैसे बाकी है। अब आप लोगों से पैसा उधार लेते हो, रिडेम्पशन का टाइम आता है, रीपेमेंट का टाइम आता है, तो डिफॉल्ट कर देते हो, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स परेशान हो रहे हैं। और फिर दूसरी जगह आप क्या कर रहे हो, डीवीआर शेयर ऑफर करने की फैसिलिटी मांग रहे हो, आरओसी अलाउ करेगी आपको? नहीं। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है उसमें पेमेंट बेस्ड डिफॉल्ट्स की बात हो रही है, पेमेंट बेस्ड नॉन कंप्लायंसेस की बात हो रही है। देख लो, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट शैल बी देयर इन द पेमेंट ऑफ अ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना, फिर वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाता है। डिक्लेयर नहीं किया तो बात अलग है, लेकिन एक बार बोल दिया इक्विटी वालों को कि डिविडेंड देंगे और फिर पे नहीं करोगे तो वो डिफॉल्ट आएगा और कंपनी की लायबिलिटी बन जाएगी कि भाई बोला है तो पे करना पड़ेगा। तो ये वो चीज होगी। दूसरा, आपके कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हुए, मतलब बोरोइंग्स, उसका रीपेमेंट नहीं किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, हमें पता है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं एक पॉइंट पे, रिडेम्पशन की डेट आई, पैसा ही नहीं दिया, वो भी एक डिफॉल्ट हो गया। पेमेंट बेस्ड डिफॉल्ट्स की यहाँ पे बात की। और इसके बाद डिबेंचर्स का रिडेम्पशन, उस पर जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है या फिर डिविडेंड, इनमें से कुछ भी पैसा देना बाकी होगा तो आपका डीवीआर वाला ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में भी वही बात कंटिन्यू हो रही है, उसमें बैंक लोन का पॉइंट आ गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जहां से आप पैसा बोरो कर रहे हो और उनका पेमेंट डिफॉल्ट कर रहे हो तो भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा। और लास्ट में रूल का लास्ट पॉइंट, किसी कोर्ट ने या एनसीएलटी ने या और कोई ट्रिब्यूनल ने लास्ट 3 इयर्स में आपके ऊपर अगर कोई पेनल्टीज लगाई है बिकॉज ऑफ सम ऑफेंसेस, और वो ऑफेंसेस आपने इनमें से किसी भी एक एक्ट में किए हुए हैं, तो फिर आपके ऊपर डीवीआर इशू करने पे बैन रहेगा, मतलब 3 साल का बैन लग जाएगा समझ लो। और इनमें से कुछ एक्ट आपने, जिन्होंने ग्रुप 2 पढ़ा है, आपने पढ़े होंगे, सेबी के बारे में, एससीआरए, फेमा, ये सब पे बात हुई। तो जितने भी ये सेक्टोरल रेगुलेटर्स हैं, इनके जो भी एक्ट है ना, उस पर ही बात हुई। क्लियर? चलो, तो ये रूल वाला पॉइंट आपका कंप्लीट। जो रूल था 4, उसका सब रूल 1 कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वो रूल 4 का ही पार्ट है लेकिन सब रूल 2 है। अब ये फर्स्ट टाइम अगर आप कंपनी लॉ अभी पढ़ रहे हो तो आपके लिए कुछ नया है। मैं पहली बार में ये चीज क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत सारे आंसर्स में रिपीट होने वाला है, तो एक बार फॉर्मेट समझ आ गया फिर प्रॉब्लम नहीं। इसमें बोला है डिस्क्लोजर्स डन इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। व्हाट इज एग्जैक्टली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, इसका प्रोसेस क्या है वो समझो। अपने बात कर रहे हैं एक जनरल मीटिंग अरेंज करने की, जहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स को बुलाने वाले हैं, उनको बोलने वाले हैं भाई डीवीआर के ऊपर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है पास करना है, आप सबका वोट चाहिए। तो ये जैसे ही प्रोसेस करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस में उनको बताना पड़ेगा ना कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, क्यों मिल रहे हैं, पर्पस क्या है। तो उस पर्पस में हम लिखेंगे कि ऐसे ऐसे मैटर पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है। लेकिन डीवीआर शेयर्स के बारे में हर शेयर होल्डर डिटेल में जानता होगा ये जरूरी नहीं, तो उनको डिटेल समझानी तो पड़ेगी। अब इसके लिए प्रोसीजर ये है कि नोटिस के साथ साथ आप एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करो, जिसमें उस डीवीआर इशू के बारे में सारी टेक्निकलिटीज मेंशन कर दो, ताकि शेयर होल्डर जब वोट देने आएगा तो अपना मन बना के आएगा कि मुझे फेवर में वोट करना है या अगेंस्ट में वोट करना है, कंडीशंस तो पता होनी चाहिए। तो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिसमें एजेंडा के रिगार्डिंग सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स अटैच करके आपने दी होगी। वो पढ़ेगा, फिर वोट करने आएगा तो येस और नो करेक्ट डिसीजन ले पाएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको पूरी डिटेल समझो। आया समझ में? तो ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर जो कंटेंट होता है उसमें ना नया कुछ भी नहीं है। अभी जो आगे अपन ने डीवीआर के बारे में जितनी बात की ना, उसी की एक समरी है। समझ में आया? पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम के दिन पे आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाले आंसर्स पूरे नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप आगे का सेक्शन और रूल पढ़ रहे हो, 95% पॉइंट्स आपको रिपीट मिलने वाले, तो एडवांटेज है कि पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। एक आंसर आपको टैली करा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इसमें प्रेजेंट हो रहा है। देखो, रूल 4 में हम जो बात कर रहे हैं उसमें आप स्टेटमेंट अटैच कर रहे हो, तो स्टेटमेंट में बताओगे ना कि डीवीआर शेयर के बारे में आपने क्या प्लानिंग किया है, कितने शेयर ऑफर करने हैं, कितने प्राइस पे ऑफर करने हैं, किसको ऑफर करने हैं, वो सब बताना पड़ेगा। तो वो पॉइंट्स बोले, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, डिटेल्स ऑफ सच शेयर्स, परसेंटेज ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स टू द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी पीछे देखा 74% वाला पॉइंट, वो लिमिट से ये मतलब रिलेट कर रहा है। ये बताना पड़ेगा कि टोटल कैपिटल में डीवीआर वाले शेयर्स का कितना रेशियो रहेगा
ये वाला ऑफर करने के बाद, तो भाई 74 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, तो उससे कम रहेगा तो कितना रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? क्यों हम ऐसे डीवीआर शेयर ऑफर कर रहे हैं, कुछ जस्टिफिकेशन, किस प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं, पार पे है, प्रीमियम पे है, वो प्राइस हमने कैलकुलेट कैसे किया, ये सब शेयर होल्डर्स के सामने क्लियर करना पड़ेगा। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट और ये सब बातें आगे आने वाली है, जब आगे आएंगी तभी आपको क्लियर होगा, तो ये पॉइंट को अभी आप थोड़ा सा स्किप कर दोगे तो चलेगा। परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट विद द इक्विटी शेयर कैपिटल विद डीवीआर शैल कैरी। मैंने आपको टाटा मोटर्स वाले में बोला था कि भाई 10 शेयर पे 1 वोट मिल रहा है आपको, मतलब 10% वोटिंग राइट्स रहेंगे, 90% सरेंडर करने पड़ेंगे। तो ये कितना रेशियो है वो भी क्लियर कर दो, अगर आप कुछ वोटिंग राइट्स उनको दे रहे हो उसके बारे में डिटेल्स बता दो। बाकी और कोई चेंजेस इसकी वजह से कंपनी के ऊपर आ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर के ऊपर कोई असर पड़ रहा है, तो ये सब बातें आपको उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको उस स्कीम के बारे में जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप मेंशन कर सकते हो। अब एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने होंगे, जितने ज़्यादा आप इसके साथ मैचिंग पॉइंट्स लिख दोगे उतने आपके मार्क्स बन जाएंगे। 1-2 पॉइंट्स कम होंगे तो एक बार इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ट्राई करना कि मेजॉरिटी पॉइंट्स आप मेंशन कर सको। क्लियर? तो ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का कंसेप्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी के सब रूल में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। सब रूल 3 में बोला क्या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को हम डीवीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डीवीआर शेयर को एग्जिस्टिंग शेयर्स में, नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोले ऐसा कन्वर्जन अलाउड नहीं है। अगर आप इक्विटी शेयर ऑफर कर रहे हो नॉर्मल वाले, तो ऑफर होने के बाद वो नॉर्मल ही रहेंगे, मतलब फुल वोटिंग राइट्स के साथ। और अगर आपने डीवीआर के फॉर्म में इशू किए तो वैसे ही रहेंगे। आप बाईबैक कर सकते हो, कन्वर्जन नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। रेगुलर शेयर्स को डीवीआर में, डीवीआर को रेगुलर शेयर्स में कन्वर्ट करने का कोई प्रोसीजर और अलाउंस उन्होंने एक्ट में नहीं दिया, तो एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट सब रूल 4 भी छोटा सा पॉइंट हेडिंग से कवर हो जाएगा। एक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट बनती है, रेफरेंस का सेक्शन है 134। ठीक है, आपको लिखना भी है तो आप लिख के रख सकते हो, आगे भी आएगा। 134 ये एक रेफरेंस का सेक्शन है, उसका भी सब सेक्शन 3 है। तो 134 सब सेक्शन 3 में ये बोला हुआ है कि जैसे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, वैसे ही डायरेक्टर्स को भी अपनी एक रिपोर्ट बनानी होती है कि पूरे साल में कंपनी में उन्होंने क्या किया, खुद के काम की एक रिपोर्ट, कंपनी की स्टेटस रिपोर्ट, और शेयर होल्डर्स को सबमिट करते हैं कि भाई हमारी तरफ से कंपनी का ये पूरा ओवरव्यू है, पूरे साल में जो कुछ भी हुआ। उस बोर्ड्स रिपोर्ट में बहुत सारे डिक्लेरेशंस और क्लैरिफिकेशंस होते हैं। वन ऑफ देम इज रिगार्डिंग इशू ऑफ डीवीआर। तो अगर इस साल में डीवीआर इशू हुए हैं तो उसकी डिटेल्स बोर्ड्स रिपोर्ट में होनी चाहिए, ये डिस्क्लोजर करने के लिए बोला। अब डिस्क्लोजर में कुछ नया नहीं करना है, जो हुआ है वो लिख के बताना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए एक लाइन में उन्होंने भी ये सब रूल कंप्लीट कर दिया। डन। नेक्स्ट सब रूल 5 में, उसमें बेसिक बात बोली है कि जो डीवीआर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो बाकी के सारे राइट सेम वे में एंजॉय करेंगे। सिर्फ जो स्पेसिफिक राइट उनको बोल के डिनाई किया है, जैसे वोटिंग राइट सपोज फॉर एग्जांपल, तो बाकी के राइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब आप एंजॉय करो। लेकिन जो वोटिंग राइट्स आपको डिनाई किए हुए वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस कंडीशन पे उन्होंने शेयर बेचा है। तो कोई फ्रॉड या चीटिंग नहीं है कि आपको पहले शेयर इशू कर दिया फिर बाद में बताया कि ऐसा है वैसा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर बोला हुआ है। तो फिर वो क्लैरिटी से ही चल रहे हैं, वो चलेगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, उसका सब रूल 6, रजिस्टर मेंटेन करो। अब ये भी एक कॉमन आंसर है। एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 88 जो उसमें लिखा हुआ है। सेक्शन 88 ये बोलता है कि आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे मेंबर्स के, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का रजिस्टर अलग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रजिस्टर अलग, डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर अलग। हर टाइप के इन्वेस्टर का रजिस्टर आपको सेपरेटली मेंटेन करना है और उसमें उनकी सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो एक रजिस्टर आपको डीवीआर वालों के लिए भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये रजिस्टर आप फिजिकली मेंटेन कर लो, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंटेन करना नेसेसरी है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो देखें, तो ये रूल 4 पूरा अब जाके कंप्लीट हुआ, सारे 6 सब रूल आपके यहाँ पे पैकअप, और इसके साथ आपकी डीवीआर वाली पूरी स्कीम भी पैकअप। कोई क्वेरी इसमें, कोई डाउट किसी को, समझ आ गया ये? तो ये एक स्कीम थी चैप्टर में, जैसे मैंने आपको बोला टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के हिसाब से। तो ये डीवीआर स्कीम है, आगे और बाकी के सेक्शंस आएंगे। तो और कोई टॉपिक देख लेते हैं जो छोटा सा हो। रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर वाला जो टॉपिक है, प्रेफरेंस शेयर वाला जाने दो, आगे बढ़ते हैं। एक सेक्शन में क्या 1 या 2 ही टॉपिक्स कवर होंगे। एक शॉर्ट टॉपिक है पेज नंबर 61 पे, दैट इज बोनस शेयर्स। वो एक कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में पता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सेक्शन नंबर है 63, बोनस शेयर्स की बात यहाँ पे हो रही है। अब बेसिक आप जानते हो ना बोनस शेयर क्या होता है, फ्री में शेयर्स इशू किए जाते हैं। हम अभी बात कर भी रहे थे पहले कि बोनस शेयर्स फ्री में दिए जाते हैं, इन्वेस्टर से कोई पैसा लिया नहीं जाता।
और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम बोनस शेयर देते हैं, बाकी नए फ्रेशर्स को तो देंगे नहीं जिनके पास कोई शेयर नहीं है। तो रेशियो में होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसके सामने आपको कितने शेयर मिलेंगे। कितनी बार होता है 5 शेयर के सामने एक बोनस मिलेगा, कितनी बार तो 1:1 भी होता है। जो 100 शेयर मतलब 100 शेयर है आपके पास तो 100 और मिल जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो बोनस शेयर्स की वजह से आपकी होल्डिंग डबल हो जाती है। अब ये सुन के आपको लगेगा कि यार ये तो पैसे डबल हो गए बैठे बैठे। 100 शेयर खरीद के रखे थे, 1000 रुपये का शेयर था, 1 लाख रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट था, जैसे ही बोनस शेयर आया ना वो 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। आपके माइंड में ऐसा आ सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में ऐसा होता नहीं। जब भी बोनस शेयर इशू होते हैं तो जितने प्रपोर्शन में बोनस शेयर इशू होते हैं प्राइस उतना प्रपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाता है। तो आप ऐसे समझ लो कि 1000 रुपये वाला शेयर है और आपको बोनस शेयर 1:1 दिया है, तो जैसे ये बोनस शेयर आपको अलॉट होंगे वो मार्केट प्राइस जो 1000 रुपये था ना वो अपने आप 500 के आसपास आ जाएगा। बाई डिफॉल्ट हो ही जाता है, डिमांड सप्लाई का गेम है और कुछ नहीं है। ओवर सप्लाई हो जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगा और मार्केट प्राइस उतना ही गिराता है जितने रेशियो में बोनस शेयर दिए होते हैं। अब यही अगर 2 शेयर पे 1 दिया होगा तो प्राइस में 33% रिडक्शन आ जाएगा, एवरेज वहीं की वहीं आ जाती है। तो ऐसा ना इसमें कोई एकदम से आपको बेनिफिट नहीं हो जाएगा कि पैसे डबल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्राइस वेरिएशन उतना हुई, मार्केट अपने आप उसको वैसे ट्रीट करके ना बैलेंस कर देता है। हाँ, अब ये हो सकता है कि वो 1000 का एग्जैक्ट 500 ना हुआ हो, 505 510 ऐसा कुछ हो गया हो, तो 5-10 रुपए का कुछ आपको आर्बिट्रेज गेन या प्रॉफिट हो गया तो हो गया, लेकिन उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं। कितनी बार 490 भी हो जाता है, ओवर सेलिंग हो गया, ओवर सप्लाई आ गया, डिमांड कम हो गई, बाइंग नहीं हो रहा है, तो मार्केट नंबर्स पे चलता है, प्लस माइनस उसमें होता है। रिसेंटली अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो पेट्रोलियम कंपनी है उन्होंने बोनस शेयर ऑफर किया था, हर 2 शेयर पे एक बोनस दिया। तो उसके पहले का प्राइस 120 रुपीज 119 चल रहा था, जैसे ही बोनस शेयर ऑफर किया 72 73 70 रुपीज पे आ गया। वो प्रोपोर्शनेटली उतना रिड्यूस हो ही गया जिस रेशियो में उन्होंने बोनस दी। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है। अब बोनस शेयर अगर दे रहे हैं तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आना ही चाहिए, शेयर होल्डर से नहीं आ रहा है तो कहाँ से आएगा, कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में से। तो बोनस शेयर इशू करने का दूसरा नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ये हेडिंग में मैंने वहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम में ना वो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते कि व्हाट इज बोनस शेयर, सब लोग लिख लेंगे ना, इजी आंसर है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब सोच रहे हैं क्या हो रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। अब पूरी बुक में आपने जो पढ़ा है आप सोच रहे हो कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, कुछ दिमाग में चल रहा है, एक एक वर्ड पकड़ रहे हैं कहाँ से क्या लिखे, बट सही कंसेप्ट ध्यान ही नहीं आ रहा कि बोनस शेयर है। तो आंसर छोड़ के आ गए, फिर किसी ने बोला अरे बोनस शेयर वाला आंसर लिखना, बोले पूरा आंसर आता था लेकिन ये नहीं पता था इसमें यही लिखना है। ये प्रॉब्लम पेपर में होगा क्योंकि वो इंटेंशनली आपको ऐसे पूछते हैं। तो अगर आपको बोला व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स तो आप ध्यान रखना कि बोनस शेयर की बात होगी, तो वो कंफ्यूजन में मत रहना। सेक्शन नंबर 63 है, याद रहे तो अच्छी बात है, रहना ही चाहिए, ठीक है। तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है, रिजर्व्स अवेलेबल है, उसमें से वो बोनस शेयर ऑफर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते ना तो बोगस हो जाते हैं शेयर्स। कंपनी के पास पैसा नहीं है और आपको शेयर बांट रखे हैं, फिर जब रिडेम्पशन के लिए जाओगे बोले लो ये शेयर ले लो, पैसा वापस दो, बोले ये तो बोनस शेयर है ना, ये तो खाली दिखाने के लिए होते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई पैसे ही नहीं है। तो बोले फिर बोगस शेयर इशू करने का मतलब ही क्या हुआ। तो अगर आप शेयर्स को बोनस के तौर पे दे रहे हो तो आपके पास अप्रोप्रिएट फंड्स सरप्लस में अवेलेबल होने चाहिए। ये वैसा ही है जैसे सरकार करेंसी प्रिंट करके आपको दे रही है तो उतना गोल्ड रिजर्व उनके पास है। अब 1 लाख करोड़ का गोल्ड रिजर्व है और 5 लाख करोड़ की करेंसी घूम रही है मार्केट में, तो वो चीज तो फिर सस्टेनेबल नहीं है ना, वो फेक करेंसी है। ऐसा ही हो गया, फेक के बराबर हो गई, क्योंकि अंडरलाइंग असेट कुछ नहीं है, समझ आए। तो यही बैलेंस यहाँ पे भी कंपनीज को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो बोनस शेयर का बेसिक तो पता चल गया, आगे देखते हैं एडवांटेजेस, ठीक है। सिंपल आंसर बोला, फंड फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं होता। फंड फ्लो होता ही नहीं तो इफेक्ट कहाँ से होगा। कैश फ्लो, फंड फ्लो, कैश आएगा जाएगा, फंड्स का फ्लो होगा तो ना। ये तो आपने रिजर्व्स को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और उसके सामने शेयर्स दे दिए, तो उतना ही तो हो रहा है, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स कम्स डाउन टू देयर नॉमिनल वैल्यू। ये मैंने आपको बोला ना, शेयर का प्राइस कम हो जाता है। बहुत बार ना कंपनीज को स्टॉक मार्केट को भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। वो अपना बिजनेस अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट में उनके शेयर्स के साथ क्या किया जा रहा है उस पर वो नज़र रखते हैं। बहुत बार कंपनीज क्या ये भी ध्यान रखती है कि हमें अपने शेयर का जो प्राइस है ना वो इस रेंज में ही रखना है, 2000 3000 जो भी रेट चल रहा है इससे ऊपर नहीं जाने देना है। तो बहुत ज़्यादा बाइंग होती है और एक रेट से ऊपर शेयर का प्राइस जाता है तो कंपनीज ये कोशिश करती है कि हम कैसे उस प्राइस को नीचे लाएं, खुद के शेयर का प्राइस नीचे ला रहे हैं, क्योंकि एक रेंज से बाहर होता है ना तो अनअफोर्डेबल हो जाता है। अनअफोर्डेबल होता है तो छोटा रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो फिर वो ट्रेडिंग जो है वो कम हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, बोनस शेयर इशू करके मार्केट प्राइस को डाइल्यूट कर देते हैं, मार्केट प्राइस को नीचे ले आते हैं। कितनी बार होता है, शेयर्स को स्प्लिट कर देते हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू है ना, 5-5 रुपए की बना दो, तो अपने आप पर शेयर प्राइस आधा हो जाएगा, मार्केट में उसकी ट्रेडिंग बढ़ जाएगी क्योंकि अफोर्डेबल हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट होता है कि आप मार्केट प्राइस को नीचे लेके आ सकते हो बाय इशूइंग बोनस शेयर, वो एक ऑप्शन रहेगा।
नेक्स्ट इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ द मेंबर्स शेयर होल्डिंग इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। ये लॉन्ग टर्म में होगा, आपके शेयर डबल हो जाएंगे लेकिन प्राइस भी तो आधा हो जाएगा। बट फिर जब धीरे धीरे थोड़ा और प्राइस बढ़ना शुरू होगा, लोग और बाइंग करेंगे, तब जाके हो सकता है कि आपको कोई बेनिफिट मिले। इमीडिएट तो कोई आर्बिट्रेज गेन या एकदम से प्रॉफिट होने वाला नहीं है, वो इम्प्लाइड। बोनस शेयर आपकी इनकम नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये अच्छा पॉइंट है। एक इन्वेस्टर जिसके 100 शेयर 200 में कन्वर्ट हो गए, डबल हो गए, तो उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है क्योंकि एक्चुअली में उसको कोई पैसे नहीं मिले, प्राइस भी आधा हो गया और शेयर भी डबल हो गए, तो ऐसा टोटल तो सिमिलर ही हो गया ना, तो उसमें टैक्सेशन का कोई पॉइंट नहीं आता। और लास्ट में पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीजेस विद द इशू ऑफ बोनस शेयर, वो तो इम्प्लाइड है। रिजर्व्स का अमाउंट बैलेंस शीट में रिजर्व्स में से निकल के कहाँ चला जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल में, तो आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, रिजर्व कम हो जाता है, टोटल सेम रहता है, इसलिए बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना, दैट इज बोनस शेयर। इससे ना कंपनी के मल्टीपल टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। एक तो इन्वेस्टर खुश हो जाता है कि यार मेरे पास 100 शेयर थे 200 हो गए, ठीक है, डबल हो गए, भले उसको पता है प्राइस आधा हो गया, लेकिन फिर भी फ्री में कुछ मिलता है तो उसकी खुशी होती है। उसकी वैल्यू हो ना हो, आप यूज करो ना करो, लेकिन फ्री की चीज अच्छी तो लगती है, तो इन्वेस्टर खुश होता है। मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है कि कंपनी बोनस दे रही है, मतलब अच्छी कंडीशन में है, तो और लोग इन्वेस्ट करने आते हैं उसको देख के, क्या पता बोले फ्यूचर में फिर से बोनस मिले, तो उस लालच में लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं। ये भी होता है, मार्केट में कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है। और दूसरा, रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करने से कंपनी की पेड अप कैपिटल बढ़ जाती है, तो उनके पास कैपिटल बढ़ गई, अवेलेबिलिटी बढ़ गई उस अमाउंट की, तो उसको वो लोग और पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। तो कंपनी के लिए एक तो रेप्यूटेशन मार्केट में, और दूसरा रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो ये बोनस शेयर वाला आइडिया काम आता है। बोनस शेयर का पैसा कहाँ से लाएंगे ना, सोर्सेज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, तो बोले फंड्स कहाँ से यूज करें, तो हमने देखा फ्री रिजर्व यूज कर लो, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर लो। अब 53 वाला सेक्शन अपने पढ़ रहे थे, सिक्योरिटी प्रीमियम, और 52 वाला आप उसमें जाके पढ़ोगे तो उसमें नहीं देखा था यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसमें लिखा हुआ था कि बोनस शेयर इशू करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। दोनों तरफ बातें लिंक हो रही है और कुछ नया नहीं, तो ये हमने बात की। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR जो होता है, बोला है कि वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ याद है, CRR DRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंटिंग में बनाते थे, तो वो जो रिजर्व है CRR का, वो भी यूज कर सकते हो। अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, चलेगा, हमें नाम तो सुना होगा, अगर उतना भी पता है तो ठीक है। एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी आता है, DRR बोलते हैं। जब डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो जितना पैसा आप आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो उतने का पहले DRR बनता है और वहां से फिर पेमेंट होती है। और शेयर्स जब बाईबैक होते हैं तो उसमें CRR बनता है, ठीक है, तो वो सेम प्रपोर्शन है, वो भी आप यूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट देखना, वो इंपॉर्टेंट है, रीवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है ना, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, कुछ आइडिया है रीवैल्यूएशन रिजर्व? आप असेट को रीवैल्यू करते हो, वैल्यू बढ़ा देते हो, 10 लाख की असेट 12 लाख की हो गई, तो एक है ना रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है, जिसमें क्रेडिट साइड पे आपने 2 लाख रुपए लिख दिए। एक्चुअली में 2 लाख रुपए आए हैं क्या, या सिर्फ आपने क्रिएट किया ऑन पेपर? अब आप वो 2 लाख रुपए क्रिएट करके ना उसके बोनस शेयर ऑफर कर रहे हो, चलेगा ये? जो रिजर्व फिक्टिशियस है, रियल है ही नहीं, जिसमें पैसा ही नहीं है, आप उसके सामने बोनस शेयर कैसे ऑफर कर सकते हो? अब कंपनी लिक्विडेशन में गई और वो बोनस शेयर के सामने पैसे देने पड़ेंगे, तो 2 लाख कहाँ से आएंगे? रीवैल्यूएशन तो सिर्फ ऑन पेपर होता है, एक्चुअल में किसी ने 2 लाख आपको दिए नहीं उस असेट के लिए जो आपकी बुक्स में दिख रही है। 10 लाख की असेट जो बुक में दिख रही थी ना, आपने बैठे बैठे बढ़ा के उसको 12 लाख कर दिया, तो 2 लाख थोड़ी ना किसी ने आपको पे किया है। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व या कोई भी फिक्टिशियस रिजर्व जिसमें एक्चुअल में पैसा नहीं है, आप उसको बोनस शेयर के लिए यूज नहीं कर सकते, ये कॉमन कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस में क्या है, मेन वर्ड्स हाईलाइट करने, अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए, तो एक बेसिक कंडीशन है, हर आंसर में आती है। दूसरा बोला जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो भी ठीक है, लास्ट टाइम भी देखा DVR में। पेमेंट्स में डिफॉल्ट किया होगा तो प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयज के ड्यूज, सैलरीज, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, बोनस, ग्रेच्युटी, इसमें डिफॉल्ट है तो भी प्रॉब्लम है। और अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं आपके और उसमें पेमेंट लेना बाकी है, तो बोनस शेयर ऑफर नहीं कर सकते उनको। इन शॉर्ट, जिनके शेयर्स फुल्ली पेड अप होते हैं सिर्फ उन्हीं को बोनस ऑफर कर सकते हैं। तो अगर पार्टली पेड अप शेयर है तो पहले कॉल मनी मंगवा लो, फुल्ली पेड अप बना दो, फिर उस पर बोनस शेयर ऑफर करो तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये सब नेसेसरी कंडीशंस इस आंसर का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन करना हो पूछ सकते हैं, 2 या 3 मार्क्स में, अपने वर्ड्स में आपको समझाना पड़ेगा। बोनस शेयर और डिविडेंड, इसका एक कंपैरिजन हो रहा है। कंपनी ने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया, पहले ना जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बोले लो डिविडेंड आपको ऑफर कर रहे हैं, सारे शेयर होल्डर खुश हो गए, डिविडेंड मिलेगा। फिर जब पैसा देने की बारी आई तो उतने ही पैसों के बोनस शेयर दे दिए, मतलब पैसा डिविडेंड के फॉर्म में मनी के टर्म्स में नहीं दिया, उतने के बदले आपको क्या दे दिया, बोनस शेयर। पॉइंट ये है कि ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या, ना बोला स्ट्रिक्टली नहीं चलेगा। अगर आप डिविडेंड के नाम से डिक्लेरेशन देते हो तो पे दैट इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा देना पड़ेगा।
और अगर आप बोनस शेयर ही देना चाहते हो, डोंट नेम इट एज डिविडेंड, दोनों को अलग रखो। तो बोनस शेयर ही देने थे तो डिविडेंड डिक्लेयर क्यों किया, और डिविडेंड डिक्लेयर किया तो फिर पैसा तो बोनस शेयर नहीं चलेंगे। तो इन दोनों को ना मिक्सअप नहीं करना है, दोनों को अलग रखना है। क्लियर? तो ये कंडीशन है यहाँ पे, स्पेसिफिक बोला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में रूल का रेफरेंस। एक बार अगर आपने बोनस शेयर इशू कर दिए तो क्या इसको विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, मतलब विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं, बोला है तो फिर देने ही पड़ेंगे। तो ये जल्दबाजी में बोलने वाला डिसीजन नहीं है कि चलो अभी अनाउंस कर देते हैं फिर बाद में बैकआउट कर लेंगे। अगर ये अलाउ कर दिया ना, कंपनी स्टॉक मार्केट में फिर गेम खेलेगी। जैसे ही बोनस शेयर की न्यूज आती है ना, स्टॉक मार्केट में बाइंग बढ़ जाती है कि यार रिकॉर्ड डेट आने से पहले हम भी खरीद लेते हैं तो हमें बोनस शेयर मिल जाएंगे। तो उस चक्कर में ना रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो आप क्या करोगे, बोनस शेयर की न्यूज फैला के अनाउंसमेंट करके बाइंग बढ़ा दोगे, शेयर का रेट बढ़ा दोगे, आप अपने शेयर थोड़े बहुत डिस्पोज भी कर दोगे, फिर बोलोगे नहीं अब बोनस शेयर इशू नहीं करना है। तो चीटिंग नहीं होगी। फिर तो बोले तो बोलते रहते हैं, कोई भरोसा नहीं, जब अलॉट होंगे ना तब की तब बात करेंगे। तो जेन्युइन होना चाहिए, अनाउंस किया तो फिर देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात हो रही है प्रोसीजर की। अब देखो अगेन सेक्शन, रूल, प्रोसीजर, इसमें रिपीटेशन मिलता है। अगर आपको इतने सारे पेजेस को लास्ट डे पे कट डाउन करना है तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। रिपीट चीजों को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ के लिखने की जरूरत है। अब प्रोसीजर में क्या आपको बोला है, स्टेप वाइज बताया हुआ है कि बोनस शेयर ऑफर करने के लिए क्या करना है। तो अभी पीछे हम बात कर ही रहे थे कि भाई आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप बोनस शेयर ऑफर कर सकते हो। वही सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने स्टेप वाइज लिखी है। अब प्रोसीजर में प्रॉब्लम ये है कि आप स्टेप्स को रिवर्स नहीं कर सकते हो, ये कॉमन सेंस वाली चीज है। पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा या पहले जनरल रिजोल्यूशन पास होगा? पहले जनरल होगा फिर बोर्ड होगा। पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड में रिजोल्यूशन पास करेंगे, उस बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि जनरल मीटिंग कब करनी है, सुन लो ध्यान से। फिर वो जनरल मीटिंग होगी, फिर वहां पे रिजोल्यूशन पास होगा, फिर आप आगे बढ़ोगे ना। तो उल्टा तो हो नहीं सकता है। अब प्रोसीजर पूछा है, आप रैंडमली पॉइंट्स लिख रहे हो, स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास और टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहे हो बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अबे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओगे तो जनरल मीटिंग का डिसाइड होगा ना कब बुलानी है। तो प्रोसीजर में आप सीक्वेंस को चेंज मत करो, वो लॉजिकल एरर हो जाएगा। अब इसमें आप पॉइंट्स देख लो, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, आपको ना टाइम लिमिट और फॉर्म नंबर, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ा है। आंसर आपके सामने है, और जितने फॉर्म नंबर है ना मैंने हाईलाइट भी किए हुए। एक तो MGT 14 है अपना। MGT 14 फॉर्म नंबर तब आता है जब आप जनरल मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास करते हो और उसका इंटीमेशन आपको देना पड़ता है टू ROC। तो उसका फिक्स फॉर्म है MGT 14, और फाइलिंग के लिए टाइम भी फिक्स है 30 डेज। तो कहीं पे भी जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन आया, MGT 14 फिक्स है, बिना सोचे समझे लिख दोगे ना तो भी एक पॉइंट तो बन ही जाएगा, वो फिक्स ही रहने वाला है। और ये बुक में इतनी बार रिपीट होगा ना कि एंड ऑफ द सिलेबस कोई नींद में से उठा के पूछेगा ना बोर्ड जनरल रिजोल्यूशन का कौन सा नोटिस फाइल करना है, बोले MGT 14 आएगा, ये आंसर आपको याद आ ही जाएगा, इतनी बार आप पढ़ोगे। इसके बाद देखो एक PAS 3 जो फॉर्म नंबर लिखा है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने बोला इसमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जितना आपको पीछे का कंटेंट रिलेट होगा ना, आप आराम से याद रख पाओगे उसको। मैंने आपको अभी एक अलॉटमेंट वाला आंसर पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में, वहां मैंने बोला था कभी भी अगर कंपनी कोई शेयर्स अलॉट करती है तो एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल होता है विद द ROC। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्म नंबर बोला था, दैट इज PAS 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये वही PAS 3 वापस है, क्योंकि बोनस शेयर भी अलॉट तो हो ही रहे ना, तो जब भी अलॉटमेंट होगा PAS 3 आएगा। अब वो बात अगर आपको यहाँ पे लिंक हो गई ना तो दोनों पॉइंट सेम है, तो आपको यहाँ पे अलग से लर्न नहीं करना है, सिर्फ रिलेट करके लिखना है। क्लियर? देखो उसके नीचे 14th पॉइंट देखो, अब याद करो मैंने पढ़ाया कि नहीं। शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की टाइम लिमिट, एक आंसर था पीछे सेक्शन 56 वाला, 2 months, 1 month, 6 month, 3-4 कंडीशंस थी, ये पॉइंट वहां से लिया है। तो लिंक करोगे तो अपने आप आपके ना इंडिविजुअल पॉइंट्स याद करने के कम हो जाएंगे। बोलो आया समझ में? अब मैं आपको ना अभी आंसर पूरा रीड नहीं करा रहा हूँ, आज आप बोनस शेयर का आंसर जब घर पे पढ़ोगे ना, उसके बाद ये प्रोसीजर आप रीड करना। देखो कितने पॉइंट्स आपको मैच होते हुए मिलते हैं, जितने अलग थे मैंने बता दिए, बाकी सब आपको पीछे कहीं ना कहीं पढ़े हुए मिलने वाले हैं। तो वो रिलेट हो जाएगा कि ये अपने हिसाब से आप फ्रेम करके लिख सकते हो। बस बोनस शेयर यहाँ पे कंप्लीट है, इतना रखते हैं, फिर नए टाइप है बाकी के वो कल देखेंगे।